सत्नानगर की प्रथम नागरिक बहन ममता पांडे जी, उपस्थित सभी बहनों एवं भाइयों, अभी हमारे अग्रज ने बड़ी विस्तार से सब बातें आपके सामने रखी हैं और हमें ये लाद है कि ज्ञान चुचुआऊं लाग हुई पूरे शरीर से। सुना कि कोनो इच्छा तो को के होई ना नहीं है तो लागत हुई कैसे चू छोड़ दिया तो हम कह रहे थे ऐसा नहीं है, केवल जो वहाँ खड़े हुए उनके श्रीमुख से निकले हर शब्द हम लोगों के लिए ज्ञान में जो है तो बढ़ोतरी। ये तो मजबूरी में कहाँ का पड़ा था। नहीं नहीं, निश्चित तौर से ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। अपना के जगह में जो हम पंजे बैठा रहते हैं लाद कैसे चू छोड़ दिया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं श्रीमान। हाँ, एक सीमा है, बर्दाश्त करेंगे हमारा पंजे की, कितना बर्दाश्त करेंगे। तो पहले तो बता दे बोली कुछ की ना बोली भाई, हम अपन हाजिर लगा ले, अपनो पंचे अपन लगा ले। नहीं 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 नहीं, सुनने के लिए आतुर हैं दादा, बिल्कुल। आज का इस सत्र का विषय है हमारी कार्य पद्धति और संगठन संरचना में हमारी एक कार्यकर्ता के नाते क्या भूमिका होगी। हम सभी लोग किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं। उसकी प्रार्थना ही इस भूमिका की पूरा उत्तर है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोऽयम् महामंगले पुण्य भूमे तदर्थे तत्तेषकायो नमस्ते नमस्ते। राष्ट्र रक्षा समम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो, दृष्टो चैव न चैव च। उन्नीस सौ 1951 में जनसंघ क्यों बना, आदरणीय मिश्रा जी ने बड़े विस्तार से आपके सामने बात रखी होगी कि उन उद्देश्यों के लेकर के भारतीय जनसंघ का गठन किया गया इस देश के अंदर। क्या सोचा होगा उन सभी की परिस्थितियों में जब ये निर्णय लिया गया होगा कि जिस देश के टुकड़े धर्म के आधार पे हो गए हों, एक टुकड़ा जो इस देश में जिन्ना ने यह कह करके लिया कि हम बहुसंख्यक हिंदू जनता के साथ नहीं रहना चाहते, हमें दूसरा देश चाहिए, और भारत माता से एक हिस्सा अलग हुआ और पाकिस्तान बना, जहां कुरान के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से जहां शासन चलाया जाने लगा। जो हिस्सा हिंदुओं को मिला उस हिस्से में ही हिंदू द्वितीय श्रेणी का नागरिक बना दिया गया इस देश के अंदर। कबायली आक्रमण से शुरू हुआ आक्रमण होते होते यहां तक पहुंचा कि 5 लाख कश्मीरी ब्राह्मण को मार करके हिंदुस्तान के उस हिस्से से, जो हिस्सा हिंदुओं को मिला था, वहां से मार करके निकाल दिया गया। माताओं बहनों की इज्जत लूटी गई, उनके सीने में पाकिस्तान जिंदाबाद का गुदना गुदा दिया गया और वहां से पलायन करके उन लोगों को यहां तक भागना पड़ा। बंधु, हमारी कार्य पद्धति, आओ मिलकर करें प्रतिज्ञा भारत के सम्मान की, फिर से वैभव हो दुनिया में, जय हो हिंदुस्तान की। हम भारत के, भारत अपना, भारत की संतानें हम, एक बार क्या बार बार हम अपना जीवन बारेंगे। आओ मिलकर करें प्रतिज्ञा भारत के सम्मान की। इस पार्टी का जन्म ही इस राष्ट्र के लिए हुआ है। इस राष्ट्र की 15,000 किलोमीटर की सीमाएं 7 पड़ोसी देशों से मिलती हैं। इस देश के अंदर 7,500 किलोमीटर की समुद्री सीमा है जो भारत के दक्षिण में लगती है विभिन्न देशों से। जिस देश के टुकड़े धर्म के आधार पर हुए हों, जो हिस्सा हमसे अलग हुआ हो, उस पाकिस्तान की सीमाओं से आतंकवादी आ रहे हैं, बांग्लादेश की सीमाओं से जिहादी आ रहे हैं, म्यांमार की सीमाओं से रोहिंग्या मुसलमान आ रहे हैं जो मानव मान सिखाते हैं।
चीन हमारे गलवान घाटी तक चढ़कर AK-47 और मिसाइल लेके हमारे हड़प जाना चाहता है। 1962 का उदाहरण है कि वही चीन 45,000 वर्ग मील जमीन हमको छोड़नी पड़ी, उसने ले ली। भगवान शंकर का आदि स्थान मानसरोवर चला गया। उस 1100 साल की गुलामी में 30,000 मंदिर तोड़े गए। भगवान राम का जन्म स्थान, कृष्ण जन्म स्थान, काशी विश्वनाथ का मंदिर भी चला गया। अब भी हमें अपनी कार्य पद्धति सीखनी पड़ेगी क्या? जिस पार्टी का जन्म ही इस राष्ट्र के लिए हुआ हो, उस पार्टी का कार्य पद्धति भी निर्धारित है। जनसंघ का निर्माण करने वाले लोगों ने इस देश के महापुरुषों की जीवन पद्धति का अध्ययन किया होगा। उन्होंने जिस प्रकार का जीवन जिया उसका उन्होंने निरीक्षण किया होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का याद करो बंधु, 1951 में कोई एक कुसभा उठा कर नागपुर से चलते हैं, 2 परदनी 2 कुर्ता, एक तौलिया लेके एक झोले आकर भोपाल की धरती पे अपना प्रथम पैर रखते हैं। और उस 51 की शुरू हुई यात्रा 16 साल के अंदर मध्य प्रदेश में समृद्ध सरकार बना देती है, जिसका प्रमुख घटक जनसंघ होता है। हमें ठाकरे जी की पद्धति का अध्ययन करना होगा, उसी रास्ते में चलना होगा। वो बिना प्रेस हुई परदनी, बिना प्रेस हुए कपड़े पहनने वाले लोगों ने इस पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया है कि आज भारत के अंदर राष्ट्रपति भाजपा का है, उपराष्ट्रपति भाजपा का है, लोकसभा स्पीकर भाजपा का है, प्रधानमंत्री भाजपा का है, 16-17 राज्यों में सरकार भाजपा की है। किस पद्धति का उन्होंने अनुसरण किया था? पद्धति यही थी कि ठाकरे जैसे लोग, पटवा जी, जोशी जी, प्यारेलाल खंडेलवाल, नाना जी जैसे लोग अपने मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं का नाम सहित पहचानते थे। वो उनके 6 सूत्र थे उनके जीवन में कि बार बार जब हम मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे, हर कार्यकर्ता से संपर्क होगा। जब संपर्क होगा तो उससे संबंध बनेंगे, जब संबंध बनेंगे वही संगठन में परिवर्तित हो जाएगा। आज भी हमारे लिए वही कार्य पद्धति है कि हम अपने निचले स्तर में जनता के बीच में जिस कार्यकर्ता को हमें भारतीय जनता पार्टी में लाने की आवश्यकता महसूस होती है, जिस बहन में लगता है कि इस बहन में योग्यता है, हमारे साथ आनी चाहिए, तभी वही संपर्क का सूत्र काम करेगा। संपर्क जब बार बार होगा तो संबंध बन जाएंगे, जब संबंध बन जाएंगे तो हमारा संगठन खड़ा हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें अपने आचरण में भी 3 बातों का ध्यान रखना होगा कि अगर हम राजनीतिक दल में काम करने वाले लोग लोक भाषा, लोकभूषा, लोक खान पान का आचरण अगर नहीं अपनाते हैं, अगर नेता और कार्यकर्ता के बीच में, नेता और जनता के बीच में बहुत दूरियां दिखने लगेंगी, चाहे वो हमारे ड्रेस के रूप में हो, लोक भूषा के रूप में हो, चाहे लोक भाषा के रूप में हो, कि हम परसबनिया, पठार और मझगमा की उस खोही बरौंधा में जा करके खड़ी बोली से भाषण देंगे, वह गरीब हरिजन आदिवासी हमारी वाणी को नहीं समझ पाएगा, हमारे विचारों से अवगत नहीं हो पाएगा, उसके दिले दिमाग में हम भारतीय जनता पार्टी नहीं बैठा पाएंगे। लेकिन अगर हम बघेलखंडी में जाके उसकी भाषा में हम भाषण देंगे, उसकी भाषा में हम संवाद करेंगे, तब वो जाकर उसको हम अपनी बात को पहुंचा पाएंगे। लोक भाषा मधुबन गार्डन में लोक भाषा ऐसी होनी चाहिए कि कार्यकर्ता हमारा जो वो सबसे निचली श्रेणी कार्यकर्ता है, वो हमारे बगल खड़े होने में, हमारे क्या में उसको संकोच नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये दल उन बिना कलम वाले लोगों ने बनाया है। इस मुकाम तक पहुंचाने वाले वो लोग हैं। सौभाग्यशाली हम मिश्रा जी जैसे लोग कि ठाकरे जी को बहुत नजदीक से देखा, उनको खाना परोस को खिलाया है, उनके साथ यात्राएं की हैं, उनको जीवन में उनको उतारा है, उतारने की कोशिश की है। तो हमारी कार्य पद्धति में तो 6 बातें हमारे समझ में आती है। हमारी संपर्क, संबंध, संगठन की परंपरा को चालू रखना चाहिए। हमारा लोक भाषा, लोकभूषा, लोक खान पान की बात हमारे हमेशा 24 घंटे हमारे दिमाग में रहनी चाहिए।
जहां तक कार्य पद्धति की बात है, महाजतेन तेन गता सपन था कि महाजन विद्वान लोग जिस रास्ते पे चले हैं उसी रास्ते का अनुसरण हमें करना होगा। हम कार्य पद्धति सीख सकते हैं भगवान राम से कि भगवान राम माता जानकी भाई लक्ष्मण के साथ अकेले अयोध्या से निकलते हैं, माता सीता का अपहरण हो जाता है। 14 वर्ष तक लगातार भगवान राम इस देश की गलियों में, गांव में, जंगलों, पहाड़ों में घूमते हुए सेना का निर्माण करते हैं, भारत की चेतना को जागृत करते हैं। और उस गिरे हुए समाज से, उस अनपढ़ समाज से, उस समाज से जो पढ़ा लिखा नहीं था, उसी से हनुमान जी तैयार करते, उससे नल तैयार करते, उससे नील तैयार करते, उससे जामवंत तैयार करते हैं। उसी रूप में सरभंग आश्रम जाते हैं, सुतीक्ष्ण आश्रम जाते हैं, माता अनुसुईया के आश्रम जाते हैं। मतलब सब्र संत से लेकर सबरी के जूठे बेर खाने तक समाज का कोई अंग हमसे नहीं छूटना चाहिए। यह आदर्श भगवान राम ने दिया है और उसी आदर्श के बलबूते पे भारत की चेतना जागृत करके इतनी उस समय के सर्वोच्च शक्तिशाली रावण की सत्ता से लड़ते हैं और लड़ करके माता सीता को वापस लेके आते हैं। लेकिन वहां से कुछ लेके नहीं आते, लंका से एक 10 का सिक्का भी नहीं लाया उन्होंने विभीषण को राजा बनाया, सब कुछ उन्हीं को अर्पित किया और अर्पित करके माता जानकी को लेके चले आते हैं। हमारा रास्ता महाराणा प्रताप का हो सकता है कि जिस महाराणा प्रताप के उस राजस्थान के 36 राजा अकबर का चरण वंदन कर रहे हो, उसके सामने उसकी जूती में नाक रगड़ रहे हो राजा, लेकिन अकेला एक महाराणा प्रताप भारत के स्वाभिमान के लिए, मेवाड़ के लिए संघर्ष करता है। अपने बेटों को तो रोटी घास की नहीं खिला पाता है, लेकिन देश की गौरव के लिए संघर्ष करता है और वापस 36 किले वापस अपने मेवाड़ में ले लेते हैं। एक तरफ अकबर की सेना, मान सिंह जैसा सेनापति जहां लाखों की संख्या में सेनाएं खड़ी हैं, वहीं चंद हजार सैनिकों के साथ में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ते हैं। ये हमारा आदर्श है। हमारा आदर्श शिवाजी महाराज हो सकते हैं कि कोई समर्थ गुरु रामदास के चरणों में बैठकर श्री राम जय जय राम का 13 करोड़ जाप कराकर भारत की चेतना को जागृत करते हैं। वही मवाले, वही जंगलों में रहने वाले गिरिजन उनकी सेना तैयार करते हैं, औरंगजेब जैसी सेना से लड़ते हैं और इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर देते हैं, हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर देते हैं। हमारी कार्य पद्धति होगी अशोक सिंघल जी जैसे लोगों की। एक अकेला अशोक सिंघल, विश्व हिंदू परिषद का काम उनको सौंपा जाता है। 30 साल हुए, 30 साल के अंदर भगवान राम के मंदिर का नींव पड़ गई, भूमि पूजन हो गया। यह है तपस्या का प्रतिफल। हमारी तपस्या शुरू हो सकती है बाला साहब देवरस नानाजी देशमुख जैसे लोगों से, जो एक सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना करते हैं इस देश के अंदर। आज देश का ऐसा कोई कस्बा नहीं जहां सरस्वती शिशु मंदिर ना बन गया हो और उसके पढ़े हुए लड़के आज अपने अपने घरों के मालिक हैं, जो इस राष्ट्र के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हमारा आदर्श हो सकते हैं एक नाथ राणाड़ी जी जैसे लोग, जो इस देश से एक एक रुपये इकट्ठा करते हैं और कन्याकुमारी में विवेकानंद के विचारों को स्थापित करने के लिए विवेकानंद राग बनाते हैं। और इस देश के अंदर विवेकानंद जी कोई सांसद, विधायक, मंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन आज जन्म लिया हुआ 15 वर्ष का बालक विवेकानंद जी के विषय में जानता है। हमारी कार्य पद्धति हो सकती है सुभाष चंद्र बोस की। कल्पना करो बंधु, एक अकेला सुभाष चंद्र बोस उस हिमालय की एवरेस्ट की पहाड़ियों को पार करके, उस बर्फीले पहाड़ों को पार करके अफगानिस्तान के रास्ते से जर्मनी, जापान, सब विदेशों में जाके मिलते हैं। उसके पहले उन राष्ट्राध्यक्षों से उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन अपनी वाणी से प्रभावित करके आजाद हिंद फौज बनाते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था करते हैं और वहां से चलकर भारत की में आक्रमण करते हैं उस समय की सर्वोच्च शक्तिशाली अंग्रेजों के खिलाफ, और उनकी सेनाओं को हराकर भारत की सरजमीन पे अपना पैर रखते हैं। और पहला रेडियो प्रसारण
आजाद हिंद सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पूरे विश्व को रेडियो प्रसारण के द्वारा संदेश देते हैं। अगर कोई स्वतंत्र इतिहासकार इस देश के अंदर इतिहास लिखेगा तो भारत के आजाद भारत का प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस को कहेगा, न कि जवाहरलाल नेहरू को कहेगा, क्योंकि 11 राष्ट्रों ने उस सरकार को मान्यता दे दी थी। हमारा रास्ता सुभाष चंद्र बोस का हो सकता है, हमारा रास्ता डॉक्टर हेडगेवार जी का भी हो सकता है। कल्पना करो भाइयों बहनों, एक मोहिते का बाड़ा नागपुर का छोटा सा मैदान, 5 शिशु बालक 16 साल 18 साल के, उनके बीच में हेडगेवार जी कबड्डी खेलते हैं, उनके बीच में चिंतन करते हैं कि इस भारत के बहुसंख्यक समाज की हितों की बात करने वाला कोई दल नहीं है। कोई ऐसा सामाजिक संगठन होना चाहिए जिस संगठन के बलबूते पर हम इस राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज को स्वाभिमान सम्मान के साथ जीवन जी सके, इस लायक बनाए, इस हिंदू समाज को संगठित करके इतनी शक्ति अर्जित कर दी जाए कि दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान के ऊपर आग उठाकर न देख सके। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, यह काम होने में 90 साल लग गए। भारतीय जनता पार्टी को 70 वर्ष लग गए ये काम पूरा करने में। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री है, भारत सरकार है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रदेशों में सरकारें हैं। किसकी बदौलत हुआ? आप कार्यकर्ताओं की बदौलत हुआ है। आप कार्यकर्ता, इसके अगर श्रेय किसी को दिया जाता है, हम सब गांव-गांव में हमारी जो भाई बहन जो काम कर रहे हैं, जो चेतना इस भारत की जागृत की, उस चेतना के कारण इतनी सख्त अर्जित हुई कि जो नेता मजारों में जाके चादर चढ़ाया करते थे, वो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन करके मंदिर मंदिर घूमते हुए नजर आए। जो नेता इस देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण पे दुर्गा मैया की मूर्ति का विसर्जन नहीं होने देती थी, जो ममता बनर्जी, वो दुर्गा मैया में जाके आरती कर रही है। यह आपके शक्ति का परिचायक है बंधुओं, ये विचारधारा की जीत है। इस सदियों पहले प्रयागराज को बदलकर अल्लाहाबाद कर दिया गया था। कोई योगी आया, देश की जनता ने उसको समर्थन किया, वह अल्लाहाबाद फिर से प्रयागराज हो गया, वह फैजाबाद फिर से अयोध्या हो गया, वह हुमायूं नगर फिर से हनुमान नगर हो गया, वह मुगल सराय दीनदयाल उपाध्याय नगर बना दिया गया। यह फर्क होता है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और देश की जनता बहुमत लाती है। तो ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, ये परस्पर विश्वास और परस्पर संवाद की पार्टी है। यह पार्टी है सम्मिलित नेतृत्व की, सम्मिलित जिम्मेदारियों की पार्टी है। हम किसी पद में बैठ जाएं, लेकिन हम अपनी नहीं चलाना चाहिए। हमारा संवाद जब तक न हो, क्योंकि जब सामूहिक हमारे मंडल की कार्यकर्ता भाई बहने बैठकर छोटे छोटे विषय में जब चर्चा करते हैं और चर्चा करने के बाद जो निर्णय होता है, उस निर्णय में सामूहिक जिम्मेदारी का भाव स्वयं आ जाता है और उस निर्णय के प्रति उसका पूर्ण समर्पण होता है और कार्य पूरा होता है। एक कार्यकर्ता के नाते हमारा काम क्या है? बंधु, मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम सब रात में खाना खाने के बाद आंख बंद करके अपने से एक प्रश्न जरूर करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को। हमने भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता क्यों बने? हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य क्यों बने? इसके दो उत्तर हो सकते हैं। एक उत्तर है हम पार्षद बनेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, हम ऐश करेंगे, सत्ताधारी दल है, ठेकेदारी करेंगे, पैसा कमाएंगे, पार्षद बनेंगे, पैसा कमाएंगे, जिसके मूल तत्व में पैसा आ जाता है, जो आजकल ज्यादातर राजनीतिक दल के विचारधाराओं कार्यकर्ता का सोच है। और दूसरा, अगर आपकी आत्मा से अगर यह आवाज आए, अगर अंदर से आक्रोश पैदा हो कि भारत के उस हिस्से में जो हिस्सा हिंदुओं को मिला था, वहां से 5 लाख कश्मीरी ब्राह्मण मारकर बाहर निकाल दिया गया, हमारे उन माताओं बहनों के साथ अत्याचार इस देश के अंदर हुए, उनको वापस घर द्वार मिले, उनको सम्मान के साथ जीवन मिले, अगर यह बात आपको आक्रोशित करती है, तभी आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने लायक हैं।
अगर लगता है कि इस देश में पाकिस्तान के आने वाले आतंकवादी इस देश के अंदर हमारी बहनों को, माताओं को, छोटे छोटे बच्चों को बम विस्फोट करके, गोलियों से भून करके मार रहे हैं, यह आतंकवाद इस देश के अंदर बंद होना चाहिए। अगर हमें बंबई के सीरियल ब्लास्ट में मरे हुए उन हजारों लोगों की लाशें नहीं दिखती हैं, अगर हमें संकट मोचन मंदिर का बम विस्फोट नहीं दिखाई देता है, फैजाबाद कोर्ट का बम विस्फोट नहीं दिखाई देता है, मरने वालों की चीखें हमें नहीं सुनाई देती हैं आतंकवाद के द्वारा, शायद भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने कोई औचित्य नहीं है। अगर आपको दर्द महसूस होता है कि जिस म्यांमार से आसिफ विराथू जी ने रोहिंग्या मुसलमानों को, एक एक मुसलमान रोहिंग्या जो मानव मांस खाता है उनको म्यांमार से खाली करा दिया, वो लाखों की संख्या में रोहिंग्या मुसलमान इस देश के अंदर आकर बस गए जो मानव मांस खाते हैं, अगर आपके दिल से आवाज उठती है कि उनको बाहर जाना चाहिए, तब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने का मतलब होता है। इस देश में कानून बना है आजादी के 70 साल बाद भी कि हम 5 हमारे 25, हम 2 हमारे 2। 70 साल बाद भी देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू नहीं हो पाई है। अगर ये दर्द आपको महसूस नहीं होता है तो भाजपा के कार्यकर्ता होने कोई मतलब नहीं है। अगर इतिहास के उन पन्नों से आप ये नहीं सीखते हैं कि 1100 साल की लॉज में 30,000 मंदिर तोड़े गए, भारत के हिंदू समाज ने 3 मंदिर मांगे थे, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ का मंदिर, लेकिन हमारी सज्जनता को किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारी बात इस देश ने नहीं मानी, इस देश के नेताओं ने नहीं मानी, राजनीतिक दलों ने नहीं मानी। और 500 साल की लड़ाई अब जाके समाप्त हुई जब भारत की चेतना जागृत हुई। भारत के लोगों ने 300 से ऊपर सीटें जब भारतीय जनता पार्टी जीती, बिना उनके वोट के भारत में सरकार 2 बार बन गई, 14 से लेकर 2019 में, तब जाके सुप्रीम कोर्ट भी झुकता है। वही सुप्रीम कोर्ट है जो 150 सालों से निर्णय नहीं कर पाया था, लेकिन जब भारत के लोग जागते हैं, भारत की माताएं बहनें हम सब जागते हैं, भारत की चेतना जागृत होती है, तब सुप्रीम कोर्ट कहता है हम 40 दिन में जजमेंट कर देंगे। ये आपका दबाव है, हिंदू समाज का दबाव है इस देश के अंदर, जिस दिन 40 दिन में निर्णय करा दिया, भगवान राम के मंदिर के मार्ग प्रशस्त हो गया। क्या हमारा काम समाप्त हो गया? क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, हमारा विधायक सांसद बन गए, हमारा काम समाप्त? भारतीय जनता पार्टी हम रामदास मिश्र जी लोग जब विपक्ष के नेतागिरी करते थे तो बहुत छोटा सा काम रहता था, कहीं अन्याय अत्याचार होता था, किसी को काले झंडे दिखाना है, किसी को प्रदर्शन करना है, कार्यकर्ताओं को जोड़ते थे, 150 हो जाते थे, झंडा लेके पहुंच जाते थे, माइक लगाते थे, भाषण देते थे और एक आवेदन करते थे मेमोरेंडम, और जाके एसडीएम कलेक्टर एसपी को दे देते थे, हमारा काम समाप्त हो जाता है। लेकिन आज 16 साल से हम भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि आज 100 गुना ज्यादा जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भाई बहनों की है। और हमारा काम तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक ये जिसके लिए जनसंघ बना था वो काम जब तक पूरे नहीं जाते। सरकारें आएंगी जाएंगी, मुख्यमंत्री बनेंगे बिगड़ेंगे, हम हारेंगे जीतेंगे, इससे भारतीय जनता पार्टी काम रुकने वाला नहीं है। जब तक उन 5 लाख कश्मीरी ब्राह्मणों को वापस घर बार नहीं मिल जाता है, जब तक इस देश में राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ के मंदिर का कम से कम निर्माण नहीं हो जाता है, जब तक देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हो जाती हैं, जब तक आतंकवाद इस देश के अंदर से नहीं समाप्त हो जाता है, जब तक इस देश के अंदर धर्मांतरण समाप्त नहीं हो जाता है, हमें कष्ट नहीं होता है कि हमारे हिंदू समाज की लाखों लड़कियां धोखे से, लव जिहाद के माध्यम से मुस्लिम बना दी जाती है इस देश के अंदर। वो लड़की पुष्पेंद्र सिंह की हो कि मिश्रा जी की हो, किसी जात की हो, लेकिन है वो हिंदू समाज की बेटी, जिसको धोखा देके कोई अहमद आत्मा राम बन के टीका लगाता है, हाथों में कलावा पहनता है, सुंदर सा चेहरा है, हमारी बहन भ्रमित होती है। जब जाके बैठती है शादी के मंडप में, जब मौलवी दिखता है उसको निकाह पढ़ते हुए, तब महसूस होता है कि ये हिंदू नहीं है, मुसलमान है। हमारी क्या काम समाप्त हो जाएगा जब तक ये चीज चलती रहेगी देश के अंदर? इस देश के अंदर नक्सलवाद जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक हमारा काम अब समाप्त हो जाएगा क्या?
क्या हमें नहीं दिखता कि गलवान घाटी में हमारे परिवार के 20 नौजवान को गोलियों से भून दिया चीन की सेना ने? उनके चिथड़े खून से लिपटे हुए शरीर हमें दिखाई नहीं देते क्या? अगर ये नहीं दिखाई देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसलिए नहीं बनी थी कि हमारा विधायक हो जाए, सांसद हो जाए, सरकार बन जाए, हमारा काम समाप्त हो जाएगा। बंधुओं, हम आपसे कहना चाहते हैं, एक कार्यकर्ता आधारित दल है। भारतीय जनता पार्टी कोई भवन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कोई पेड़ भी नहीं है जिसको दिखा करके हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी होती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के व्यक्तित्व, कृतित्व और चरित्र से पहचानी जाती है। हम समाज में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते जब काम करने जाते हैं, हमारा बोलना, हमारा बात करना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा स्नेह संबंध ही भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ाते चले जाते हैं। बंधुओं, बहुत बड़े खतरे इस देश के सामने खड़े हैं। इस दुनिया की कोई भी ताकत भारत को गृह युद्ध से नहीं बचा सकती है। 30 करोड़ आबादी हो गई है, 20 करोड़ की आबादी में 2 राष्ट्र बन गए, उसी में से बांग्लादेश बन गया। एक बात मैं आपके सामने दिमाग में डालना चाहता हूं, शायद पढ़ने को भी न मिलता होगा, सुनने को भी न मिलता होगा। अखंड भारत की सीमाएं 21 लाख किलोमीटर की थी। 1739 में पहली बार अफगानिस्तान, जहां कभी संस्कृत की ऋचाएं गूंजती थी, जहां 100 फीट की भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं थी, जिसको तोप लगाकर गोलों से तोड़ा गया, वह अफगानिस्तान में एक हिंदू नहीं बचा। 30% हिंदू था बांग्लादेश के अंदर, 3% बचा, कहां चला गया? 27% हिंदू पाकिस्तान में था, 1% बचा, कहां चला गया? एक बात हमेशा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते अपने दिमाग में बैठा के रखना, इस विश्व के अंदर 57 मुस्लिम राष्ट्र हैं, इस विश्व के अंदर 100 ईसाई राष्ट्र हैं। एक मुस्लिम देश में कोई संकट आएगा, दूसरे मुस्लिम राष्ट्र में वो जा सकता है। एक ईसाई को संकट आएगा, दूसरे देश में जा सकता है। लेकिन हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जो हिंदू के रहने के लिए है। हिंदुस्तान में जब संकट आएगा तो जाओगे कहां? हिंदुस्तान की जमीनी सीमाएं चारों ओर से जिहादी आतंकवादियों से घिरी हुई हैं, और भारत के दक्षिण भारत की ओर अथाह समुद्र की गहराइयां हैं जिनको हिंदू समाज पार नहीं कर सकता है। आज अगर संघर्ष नहीं किया हमारी पीढ़ी ने, तो हम मिश्रा जी जैसे लोग तो चले जाएंगे दुनिया छोड़ करके, लेकिन आने वाली पीढ़ियां इस देश के अंदर स्वाभिमान, सम्मान के साथ जीवन जी पाएंगी कि नहीं जी पाएंगी? वह कश्मीर के उदाहरण कहीं सतना, नागौर, रीवा, जबलपुर में तो नहीं दोहराया जाएगा। जो षड्यंत्र इस देश के अंदर हो रहे हैं, सबसे बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी के नाते इस हिंदू समाज को इकट्ठा करना है। सबसे बड़ा काम हमारा आपका इस भारत की चेतना को जागृत करना है। लेकिन बड़े गंदे उदाहरण पेश हो रहे हैं इन 25-30 सालों में। जब हम लोग 1980 में काम करना शुरू किए थे, याद है मिश्रा जी, नागौर में नगर पंचायत का चुनाव था। उस नगर पंचायत के चुनाव में महाराज नागौर कांग्रेस के प्रत्याशी हो गए। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक पटिया चोर, निहायत समाज का दुष्कर्मी आदमी श्यामलाल गुप्ता को प्रत्याशी बना दिया गया। उनके सगे भतीजे शैलू महाराज कुमार सर्कल के बबलू भैया इंद्रजीत सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के पास से चुने गए थे। उनके वोट से निर्णय होना था मिश्रा जी, याद होगा आपको, जो जिधर वोट दे देंगे वो चुनाव जीत जाएगा। हम सब लोगों ने कहा बबलू भैया, पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल है, कार्यकर्ताओं को निचले स्तर तक संदेश जाएगा, हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहना। एक सज्जन, एक महान सज्जन आदमी को अपने सगे छोटे भाई के बेटे के वोट से उनको हारना पड़ा, और श्यामलाल गुप्ता विजयी हुआ था, भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई थी। उस लड़के ने कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हुए हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। ये 1995 की घटना है। 2020 आते आते हमारे अपने पार्टी का प्रत्याशी जिला पंचायत में है, जिनको पार्टी ने सब कुछ दिया, वो अपने बेटों को 40-40 लाख रुपए में नीलाम करता है। नगर निगम के अध्यक्ष ही हो, कृषि उपज मंडी का चुनाव हो, मेयर का चुनाव हो, कहां गया वो चरित्र इन 25 सालों में? हम कहां से चल कर किस यात्रा में पहुंच गए? कौन सा विकास हमने कर लिया? एक अपने बड़े पिताजी को, स्वर्गीय महाराज को
जो परिहार खानदान के मुखिया थे उनको हराया उसके सगे भतीजे ने, और एक तरफ जिनको 3-3, 4-4 बार विधायक बनाया, हमको बड़े बड़े पदों में बैठाया, हमको लाल बत्ती दी, वो पार्टी के विरोध में काम करने के लिए तैयार है। यह दृश्य अगर भारतीय जनता पार्टी का है, और इसका कारण हम ही लोग हैं, आपको हम दोष नहीं देते हैं। इसका कारण हम नेता जो थोड़ा सीनियर है, जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनका चाल बिगड़ी, उनका चरित्र बिगड़ा, उनका चिंतन बिगड़ा, उनका पहनावा बिगड़ा, और हम आदर्श प्रस्तुत नहीं कर पाए। हमारे मिश्रा जी लोग सामने दादा सुखेंद्र सिंह होते थे, केदारनाथ नायक होते थे, रामेश गुप्ता जी होते थे, मांगीराम जी होते थे, नागेंद्र सिंह जी होते थे, प्रभाकर सिंह जी होते थे, मिश्रा जी होते थे, जिनकी जीवन शैली, जिनका सादा जीवन, उच्च विचार को हमारी प्रेरणा था। उस प्रेरणा के आधार पर जीवन जीने के लिए जब हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी, तब दूर दूर तक नहीं कभी कल्पना होती थी कि हम नगर पंचायत, नगर परिषद का भी चुनाव जीतेंगे। विधायक सांसद तो कोई सोचता ही नहीं था, लेकिन हमने इन मुद्दों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। एक बात कहना चाहता हूं बंधुओं, कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य के नाते हमें भी लाभ हानि के प्रश्न दिमाग में आते हैं, आना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कितना आना चाहिए? जब मन विचलित होने लगे कि हमें क्या मिला, हमें तो पार्टी ने पार्षद नहीं बनाया, हमें तो पार्टी ने जिला पंचायत सदस्य नहीं बना, हमें तो विधायक ही नहीं दी, हमें तो सांसद नहीं दी, हमें क्या मिला, हम क्यों भारतीय जनता पार्टी के लिए मरे? तो हमेशा अपने पूर्वजों का ध्यान रखना। भगत सिंह को क्या मिला? 21 साल के लड़के ने इस भारत के लिए अपनी जवानी बलिदान की, फांसी के फंदे पे चढ़ गया, वंदे मातरम कहते हुए, उसको क्या मिला? चंद्रशेखर आजाद को क्या मिला? रानी लक्ष्मीबाई को क्या मिला? महाराणा प्रताप को क्या मिला, जिसको अकबर आधे हिंदुस्तान का राजा बनाना चाहता था, लेकिन उन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाया, उन्होंने देश के लिए रास्ता अपनाया, आधा राज्य हिंदुस्तान को स्वीकार नहीं किया। बलिदान की जब परंपरा में घुसोगे अंदर, तब नजर आएगा कि गुरु गोविंद सिंह के 8 साल और 11 साल के 2 बच्चे वजीर खान ने चुनवा दिए थे, दीवार खड़ी कर दी थी, उसी में मर गए थे। 4 के चारों लड़के समाप्त कर दिया था वजीर खान ने। इससे बड़ा बलिदान कौन दे सकता है? भाई गुरु गोविंद सिंह जी ने जिस मोहनदास जी को बंदा बैरागी बना करके सरहिंद भेजा था, जब लड़ाई हम नहीं लड़ सकते, हम उम्र के उस पड़ाव पे जाओ, तुमको ये संघर्ष करना है, वह बंदा बैरागी जाके सरहिंद में जाके सेना इकट्ठी करते हैं, मुगलों से लड़ते हैं, मुगलों को पराजित करते हैं। कुछ समय बाद मुगल फिर आक्रमण करते हैं, बंदा बैरागी अरेस्ट होते हैं, पूरी सेना मारी जाती है। मालूम क्या हुआ था? उनके 4 साल के बेटों को वजीर खान ने मार करके, उनका कलेजा निकाल करके बंदा बैरागी के